So the course name is Game Theory and Strategic Interactions, and for this class, I'll be assuming कि you know Nash equilibrium. वो लेक्चर इससे पहले आपके साथ शेयर हो चुका है. Nash equilibrium के बारे में आपको पता है. You know about what is payoff matrix. You know how to calculate Nash equilibrium. You know payoff matrix. You know प्लेयर्स होते हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं, पे ऑफ्स अवेलेबल होते हैं. आप नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हो? So these are the two things that I am gonna assume, and everything else will be starting from the beginning. Okay. तो the agenda for today's classes जो आपके recommended book है आपकी Osborne. The name of the book is Introduction to Game Theory. This book, Introduction to Game Theory by Martin J. Osborne. तो इस बुक के चैप्टर 2 में जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आज सॉल्व करेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिक गेम, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस पर बेस्ड है. द एक्चुअल क्वेश्चन इज दिस वन, बट इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन बेसिक प्रिजनर डायलेमा. ओके. तो पहले एक बार बेसिक प्रिजनर डायलेमा रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन वी कैन मूव टू दिस स्लाइटली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. ओके. ऑल राइट. सो प्रिजनर डायलेमा के बारे में आपको पता है दैट देर आर टू प्रिजनर्स, वो पकड़े गए हैं, एंड बट दे आर इन टू डिफरेंट जेल. ओके. टू डिफरेंट रूम्स में है वो, एंड पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग. उनके पास एनफ एविडेंस नहीं है. द ओनली वे ऑफ गेटिंग थिंग्स आउट इज कि वो अपना जो जुर्म है वो खुद कबूल कर ले. दैट्स द ओनली वे. ओके. तो अगर वो दोनों कोऑपरेट कर लेते हैं, दे डोंट सेल इच अदर आउट, दे डोंट डिफेक्ट. ओके. अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट गवाही नहीं देते हैं, दे कोऑपरेट, देन they get this payoff. They both get equal payoff of 2,2. And if they both think, they both defect, वो दोनों ही एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस दोनों पकड़े जाएंगे, दोनों को जेल हो जाएगी, एंड देन उनका यूटिलिटी इज 1,1. इससे आप यूटिलिटी कह सकते हो, पे ऑफ कह सकते हो. ओके. In some cases it can be profit as well. So there are different names for this. Then uh, if so here we use row player, and here we can say it is column player. Usually player 1 is on the row side, and usually player 2 is on the column side. Okay. In this case दोनों के actions same होते हैं. So when we talk about this payoff, in this case प्लेयर 2 को ट्रस्ट था, तो उसने गवाही नहीं दी प्लेयर 1 के अगेंस्ट, बट player 1 has defected. Okay. So this is what we call that player 1 has betrayed player 2. And in this case, he's getting more utility, and player 2 will get long time of jail. Okay. So इसे जल्दी से सॉल्व करके नैश इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं, एंड देन we'll मूव टू दिस प्रॉब्लम. ओके. चलो. तो नैश इक्विलिब्रियम निकालने के लिए व्हाट यू डू इज कि बाय डेफिनेशन इट इज कि गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ द अदर प्लेयर, you will choose the strategy which maximizes your utility. तो जब मुझे तो उसके लिए हम निकालते हैं बेस्ट रिस्पॉन्स. नैश इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमें निकालना है बेस्ट रिस्पॉन्स गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ अदर प्लेयर. गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ अदर प्लेयर. तो अगर मुझे यहाँ पर रो प्लेयर यानी प्लेयर 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स निकालना है, सो फर्स्टली लेट्स से प्लेयर 2 विल प्ले क्वाइट. ओके. देन अगर रो प्लेयर ऑल्सो प्लेज क्वाइट, he'll get 2, and if he plays think, he'll get 3. तो बेसिकली ये जो 3,0 में जो फर्स्ट पे ऑफ है दैट इज ऑफ प्लेयर 1, एंड जो सेकंड पे ऑफ है दैट इज ऑफ प्लेयर 2.
तो गिवन यहाँ पर, गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ अदर प्लेयर, तो अदर प्लेयर यहाँ पर अभी टू है क्योंकि मैं प्लेयर वन का बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल रहा हूँ, तो अगर अदर प्लेयर क्वाइट खेलेगा देन टू और थ्री में थ्री से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। सो प्लेयर वन विल प्ले फिंक एंड गेट थ्री। देन अगर प्लेयर टू फिंक खेलेगा देन, अगर क्वाइट खेलेगा प्लेयर वन तो जीरो, अगर फिंक खेलेगा तो वन, तो जीरो और वन में वन ज्यादा है, सो he'll again choose Fink and get 1. So this is the best response of player 1. And based on your knowledge, can you tell me Fink player 1 के लिए क्या है? What kind of strategy is Fink for player 1? You can add in the chat box. Correct. It is dominant strategy. This is what we call dominant strategy because player 1 को for each strategy of player 2, चाहे वो क्वाइट खेले चाहे वो फिंक खेले, इन बोथ द केसेस प्लेयर वन ऑलवेज प्लेज फिंक एंड गेट्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर यूटिलिटी. थ्री इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टू, वन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो. सो फिंक इज अ फिंक इज strictly dominant strategy for player one. Okay, now let's move to player two और उसका बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल लेते हैं. तो फॉर दैट, अगर प्लेयर वन क्वाइट खेलेगा गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ अदर प्लेयर, देन बिटवीन क्वाइट एंड फिंक इसको मिलता है जो सेकंड में लिखा हुआ वो वाला पे ऑफ. तो उसके पास उसे टू और थ्री में कंपेयर करना है, टू और थ्री में थ्री ज्यादा है, तो हिल प्ले फिंक एंड गेट अ यूटिलिटी ऑफ पे ऑफ थ्री. अगर प्लेयर वन खेलेगा फिंक, उसे अब अपना क्वाइट और फिंक में डिसाइड करना है. So he will get 0 if he plays quiet. He will get 1 if he plays Fink. Between 0 and 1, 1 is more. So he'll play 1. I'll play Fink and get 1. Okay. So player 2 always plays Fink and gets strictly higher utility as compared to quiet. So Fink player 2 के लिए भी dominant strategy है. Nash equilibrium is basically mutual best response, which is here. जहां पर दोनों पे ऑफ के नीचे यू गेट दिस अंडरलाइन, बेसिकली वो है दैट्स वेयर द बेस्ट रिस्पॉन्सेज हैव इंटरेक्टेड विद ईच अदर. सो दिस इज द mutual best response. So now can you tell me what is the Nash equilibrium in this case? What is the Nash equilibrium in this case? Wrong. 1 comma 1 is not Nash equilibrium. In this case, Fink comma Fink, this is the Nash equilibrium. 1 comma 1 is Nash equilibrium outcome. Nash equilibrium is actually the strategy profile. इसे हम कहते हैं Nash equilibrium. And by default, we are talking about the strategy profile where nobody will deviate. Okay, so F comma F is the Nash equilibrium and 1 comma 1 is the Nash equilibrium outcome. So you have to make habit of this. 1 comma 1 Nash equilibrium नहीं है, वो outcome. Is that fine? प्रिजनर्स डायलेमा का Nash equilibrium सबको क्लियर है? Just give me a thumbs up if it is clear. So there are certain properties that this prisoner's dilemma game satisfies. मतलब अगर आपको किसी पे ऑफ मैट्रिक्स को देख करके पता लगाना है कि ये प्रिजनर्स डायलेमा की कैटेगरी में आएगा कि नहीं, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज को उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ओके, सो वी नीड टू टॉक अबाउट दैट अगेन. That is also for the next problem. The thing is, in this game, notice ये जो फिंक कॉमा क्वाइट है. सो
किसी भी पे ऑफ मैट्रिक्स को आप तब बोलोगे कि वो प्रिजनल डायलेमा के कैटेगरी में आएगा अगर टेम्पटेशन टू बिट्रे अदर, देर इज अ टेम्पटेशन हियर कि अगर वो उसके खिलाफ गवाही दे दे और खुद बच जाए। ठीक है। तो प्रिजनल डायलेमा की गेम में देर इज अ टेम्पटेशन टू डिफेक्ट टू थिंक जब व्हेन द अदर पर्सन इज क्वाइट। तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ओके। एज कंपेयर टू रिवॉर्ड फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन when both play quiet and get 2 2, this is what we call mutual cooperation। तो एक मैं लिखता चला जाता हूँ। दिस think कॉमा क्वाइट, हम प्लेयर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसे। तो think कॉमा क्वाइट को बोलते हैं दिस इज टेम्पटेशन टू डिफेक्ट, राइट। we'll call it T later on। then क्वाइट कॉमा क्वाइट जहां पर दोनों कोऑपरेट करें, दे ट्रस्ट ईच अदर। so this is reward, this will give you basically reward for mutual cooperation, reward for mutual cooperation, let's call it R। Okay, both stay quiet. Then see this one, this is basically punishment for mutual defection। दोनों ने डिफेक्ट कर दिया एंड दे गॉट पनिश्ड, दोनों ही फंस गए। दोनों को ही एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं था, दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट गवाही दे दी, दोनों फंस गए। सो दिस इज this thing comma thing, we'll call it, from this the players will get punishment for mutual defection। Okay, let's call it P। and lastly क्या रह गया हमारे पास, think quiet, quiet think रह गया। तो जहां पर वो खुद he gets betrayed, so he trusts the other person and stays quiet but the other person thinks। ठीक है। so this is reward of this is when you get betrayed, got betrayed, let's call it B। ठीक है। so कोई भी पे ऑफ मैट्रिक्स, it will come into the category of prisoner's dilemma अगर पे ऑफ या यूटिलिटी फ्रॉम डिफेक्टिंग, जहां पर टेम्पटेशन टू डिफेक्ट, हम डिफेक्ट कर रहे हैं लेकिन अदर पर्सन इज क्वाइट, इट इज मोर देन utility from R, this situation, reward for mutual cooperation, it is greater than the case of P जहां पर दोनों ही डिफेक्ट कर रहे हैं, is greater than when you get betrayed, let's call it B, utility from B। so this is what a prisoner's dilemma game should satisfy। क्या ये कंडीशन क्लियर है? ये प्रिजनर्स डायलेमा की कंडीशन है। आपको अगर पे ऑफ मैट्रिक्स को देखकर पहचानना है कि वो प्रिजनर्स डायलेमा की कैटेगरी में आएगा कि नहीं, तो दिस इज द कंडीशन दैट यू विल यूज। इज दिस पॉइंट क्लियर? सबको क्लियर है? ग्रेट। So now we are in the right position to understand this law। Okay, altruistic players in prisoner dilemma, so this is a variant of prisoner dilemma game। बेसिकली स्लाइड चेंजेस हैं। द वर्ड अल्ट्रुइस्टिक मीन्स कि आपको दूसरे के सुख से अच्छा लगता है, यू गेट हायर यूटिलिटी इफ द अदर पर्सन गेट समथिंग। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इन जनरल वी हैव सपोज 20 चॉकलेट्स एंड दोनों को ही पसंद है,
so you are normal, rational human beings. But suppose मे बी दूसरे को वो चॉकलेट मिलने से आपको ज्यादा खुशी मिलती है, देन विल कॉल यू अल्ट्रुइस्टिक। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले अल्ट्रुइस्टिक प्लेयर्स की, तो मे बी वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, एंड अगर दूसरा प्लेयर बच जाए तो पहले प्लेयर को अच्छा लगेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। Moving on, each of two players has two possible actions. Quiet thing. Each action pair results in the players receiving amounts of money equal to the numbers corresponding to that action pair in figure 24.1. तो वो जो ऊपर जो हमने गेम डिस्कस करी है प्रिजनर डायलेमा की, उसी के बारे में। सो ये मनी इनकम है। तो बेसिकली होना ये जेल टाइम चाहिए, बट इन दिस केस उन्होंने इसे ऐसे डिजाइन किया ताकि हम इसे इजीली अंडर समझ पाए। ठीक है, तो इसका यूज करना यहाँ पर, ये 24.1 है, 25.1 है, इन 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 द इन दिस बुक, ऑसबॉर्न की जो बुक है, तो वो पेज नंबर का यूज करते हैं। तो पेज नंबर 25 का पहला प्रॉब्लम है जो पीडीएफ मैं यूज कर रहा हूँ उसमें, तो इसलिए इसका नाम है एक्सरसाइज 25.1। ओके, एंड सिमिलरली 24th पेज पर ये पहला फिगर है। तो इस तरीके से यहाँ रेफरेंसेस होते हैं इस बुक में। एनीवेज, तो यहाँ तक सारी बातें पुरानी है, सेम गेम का हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्लेयर वन चूजेस क्वाइट, प्लेयर टू चूजेस फिंक, यानी प्लेयर टू ने बिट्रे किया है प्लेयर वन को, देन प्लेयर वन रिसीव्स नथिंग एंड प्लेयर टू रिसीव्स 3। इसकी बात हो रही है। प्लेयर टू प्लेस फिंक, प्लेयर वन प्लेस क्वाइट, तो प्लेयर वन रिसीव्स नथिंग एंड प्लेयर टू रिसीव्स 3। इस वाले ये एक्सप्लेन कर रहा है। देन द प्लेयर्स आर नॉट सेल्फिश, अल्ट्रुइस्टिक है, they are not selfish. Rather, the preferences of each player I are represented by the payoff function this. M जैसे यहाँ पे बताया गया मनी है, M is money. Am I from some action profile plus alpha, ये लिख लेता हूं मैं एक बार, Am I from action profile A plus alpha times MJ from the same action profile, इसे समझेंगे अभी। Where MIA is the amount of money received by player I. When the action profile A, when the action profile is A and J is the other player. Alpha is a given non-negative number. Where alpha is a non-negative number. Player 1's payoff to the action pair quiet for example is 2 plus 2 alpha. ये देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर दो प्लेयर हैं, 1 and 2। When you refer things with I and J, तो I is basically for the person जिसको आप कंसिडर कर रहे हो। तो सपोज अगर इनिशियली मैं प्लेयर वन की बात करूं, तो जब मैं I बोलूंगा, देन I विल बी फॉर दिस पर्सन, ओके, एंड J विल बी द अदर पर्सन। बट जब हम पर्सन टू को कंसिडर कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, देन I विल बी यूज्ड फॉर पर्सन टू एंड J विल बी फॉर द अदर पर्सन। ठीक है, सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। ऑल दिस इज एम ओनली, तो ये 2 3 0 1 ये सब जो है, ये सब मनी इनकम है, एम है। ओके, तो यहाँ पर प्लेयर सेल्फिश नहीं है, अल्ट्रुइस्टिक है, या अल्ट्रुइस्टिक से ज्यादा ये दोनों है। मतलब इनको अपने आप को जो मनी इनकम मिलेगा उससे तो यूटिलिटी मिलती ही है, प्लस दूसरे को भी जो मनी इनकम मिलती है उसका कुछ प्रोपोर्शन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा, उसका फैक्ट दिस फैक्टर अल्फा टाइम्स द मनी इनकम रिसीव्ड बाय द अदर पर्सन, उससे भी इस पर्सन को यूटिलिटी मिलती है। मे बी द अदर पर्सन इज अ फैमिली मेंबर, तो इसलिए उसे दूसरे के इनकम से भी यूटिलिटी मिलती होगी, तो मे बी दैट सिचुएशन। सो बेस्ड ऑन दिस, लेट्स try to make the payoff matrix in this case. तो एट फर्स्ट आई विल कंसिडर प्लेयर वन। इन दोनों में मैं खाली ये वाले पे ऑफ लिखने वाला हूँ, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे होगा। ओके, सो लेट्स सी दिस। और हाँ, ये जो ए है दैट्स एक्शन प्रोफाइल। इन दिस केस वी हैव 4 एक्शन प्रोफाइल्स। कैसे निकालते हैं?
A1 is quiet sync. These are all the actions available to person one. A2 is again same. इसके पास भी same actions available हैं. Now, if I need to find out action profiles, all I need to do is find this product. Okay, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा आपको दोनों सेट्स का, which will give you क्यू 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 क्यू, then QF, then FQ, and then lastly FF. तो जब आप दो एक्शन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो, आई एम अज्यूमिंग कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है क्योंकि ये 9th 10th 11th, आई गेस 11th का कॉन्सेप्ट है. सो दीज आर ऑल एक्शन प्रोफाइल्स. तो ये जो हमारा ए है जिसकी ये बात कर रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम दिस सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स. ओके, तो यहां पर हमारे पास 4 एक्शन प्रोफाइल्स अवेलेबल है. सो फार इज इट फाइन? ये बात क्लियर है? ओके, सो सबसे पहले क्यू एफ क्यू एफ. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिकली, पे ऑफ ऑफ प्लेयर वन. तो क्यू क्यू इस एक्शन प्रोफाइल के लिए, इस एक्शन प्रोफाइल, सॉरी नॉट दिस, दिस एक्शन क्यू क्यू इस एक्शन प्रोफाइल के लिए पर्सन यहां पर क्यू क्यू एक्शन प्रोफाइल के लिए M1 is 2, M2 is, or at this action profile is also 2. ठीक है, जैसे मैं पहले U लगा रहा था यूटिलिटी के लिए, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि वो हम M यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं U को रिप्लेस कर रहा हूँ M से. पर्सन वन को इनकम मिलती है इस एक्शन प्रोफाइल से 2, पर्सन टू को इनकम मिलती है, मनी मिलता है इस एक्शन प्रोफाइल से 2. नाउ ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू पुट दैट हियर. So that will give us 2 प्लस अल्फा टाइम्स, ये भी 2 है, जे अभी प्लेयर 2 है, तो 2 अल्फा. तो 2 प्लस 2 अल्फा मिलेगा प्लेयर वन को. विदाउट मूविंग फॉरवर्ड पहले मुझे बता दो ये क्लियर है, कैसे आया, समझ में आ गया? 2 + 2 अल्फा कैसे मिला, ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया देन टेल मी दिस वन. एफ कॉमा क्यू पर क्या आएगा यहाँ पर? आप अल्फा की जगह ए यूज कर सकते हो बताने के लिए. यहाँ पर क्या आएगा? सो हियर व्हाट यू विल गेट इज प्लेयर वन का मनी इनकम प्लस अल्फा टाइम्स प्लेयर टू का मनी इनकम. दैट इज व्हाट इट इज. सो प्लेयर वन का मनी इनकम इज 3 प्लस अल्फा टाइम्स 0, so which is 3 only. This is going to be 3 plus 0 अल्फा. फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई एम राइटिंग दिस ताकि बाद में आपको समझ में आ जाए कैसे आया था. सिमिलरली व्हाट अबाउट दिस, ये कितना आएगा जल्दी से बता दो? 3 अल्फा, करेक्ट. दिस इज पहले प्लेयर का पे ऑफ प्लस अल्फा टाइम्स दूसरे प्लेयर का पे ऑफ, तो विच इज 0 + 3 अल्फा. एंड लास्टली ये आ जाएगा 1 + 1 × अल्फा, तो 1 + अल्फा. ओके, अब जब हम प्लेयर टू की बात करेंगे तो आई होगा प्लेयर वन और जे, सॉरी, जब हम प्लेयर टू की बात करेंगे तो आई होगा प्लेयर टू और जे हो जाएगा प्लेयर वन. उल्टा होना है. मतलब इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, तो 2 + 2 अल्फा
यहाँ पर फर्क नहीं नजर आ रहा है क्योंकि दोनों सेम थे। यहाँ पर देखते हैं 0,3। मैं यहाँ पर हूँ 0,3, सो दिस विल बी, अब आए है प्लेयर 2, तो 3 + 0 अल्फा। पहले अपना पे ऑफ 1 + अल्फा टाइम्स दूसरे का पे ऑफ 1 + 1 अल्फा। पहले अपना पे ऑफ 0 + अल्फा टाइम्स दूसरे का पे ऑफ 3 अल्फा। So that's how we get this. So this thing written here is nothing but पहले अपना payoff plus alpha times the payoff of other player. That's it. क्या ये बात क्लियर है? ग्रेट। तो फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजिक गेम दैट मॉडल दिस सिचुएशन इन केस अल्फा इक्वल टू वन। सिर्फ आपको यहाँ पर अल्फा इक्वल टू वन सब्सटीट्यूट करना है, काम खत्म हो जाएगा। इज दिस गेम द प्रिजनर्स डायलेमा? ओके, so let's recreate this with alpha equal to 1. So 2 + 2 अल्फा, अल्फा की जगह 1 रखने के बाद दिस विल बी 4। 2 + 2 अल्फा, अल्फा की जगह 1 रखने के बाद विल गेट 4। 3 × 1 दैट्स 3। 3 + 0 × 1 दैट्स 3। 3 + 0 × 1 3। 0 + 3 × 1 3। 1 + 1 that's 2। 1 + 1 that's 2. So this is the payoff matrix when alpha is equal to 1. किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? ठीक है। इज इट फाइन? ग्रेट। हाँ, सो नाउ वी नीड टू चेक कि क्या ये गेम भी प्रिजनर्स डायलेमा की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। दैट्स द क्वेश्चन, इज दिस गेम प्रिजनर्स डायलेमा? तो अपनी कंडीशंस लेकर आते हैं और इसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही। ओके, सो हियर इट इज। तो सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलनी चाहिए थी यहाँ पर, जहां पर प्लेयर वन इज फिंक, और प्लेयर वन फिंक्स एंड प्लेयर टू स्टेज क्वाइट। तो बेसिकली जब आप दूसरे को बिट्रे कर रहे हो वहां पर यहाँ सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलनी चाहिए थी। बट इन दिस केस उल्टा है। ओके, सो यहीं पर बात खत्म हो गई। यूटिलिटी फ्रॉम टी इज नॉट ग्रेटेस्ट इन दिस केस। ओके, आप ये किसी भी प्लेयर के हिसाब से चेक कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लेयर टू के लिए देखें, प्लेयर टू यहां पर फिंक कर रहा है। ओके, सो हेयर ही बिट्रेस द अदर प्लेयर, क्योंकि प्लेयर वन इस वाले केस में प्लेयर वन क्वाइट, प्लेयर टू फिंक्स 3,3, और पर्टिकुलरली प्लेयर टू को मिल रहा है 3। ओके, सो ही शुड गेट मोर यूटिलिटी हेयर एज कंपेयर टू म्यूचुअल कोऑपरेशन। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो आप चाहे इन दोनों को कंपेयर करके बोलो, इन दोनों को, और ये प्लेयर टू के हिसाब से हो गया। प्लेयर वन के हिसाब से देखना है तो इन दोनों को कंपेयर करके देखो। यहां ज्यादा होना चाहिए था बट इट इज नॉट द केस, और दिस इज नॉट इन दी प्रिजनर्स डायलेमा कैटेगरी। इज इट फाइन?
ओके, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, एक एक करके डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन की, हाउ आर द टू पे ऑफ मैट्रिसेस डिफरेंट? एक तो ये रहा, दिस इज द इनिशियल पे ऑफ मैट्रिक्स, एंड the in the new payoff matrix basically you are adding both the payoffs, मतलब दोनों प्लेयर्स के पे ऑफ ऐड हो रहे हैं, दैट्स इट। सो द न्यू पे ऑफ मैट्रिक्स इज अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो हमें बताया गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग पे ऑफ मैट्रिक्स चेंज हो गया, नथिंग एल्स। सेकेंड क्वेश्चन हियर इज कि दैट कंडीशंस शुड चेंज, नो कंडीशंस, इट इज इन द चैट बॉक्स ही इज टॉकिंग अबाउट कि ये कंडीशंस जो हमने लगाई हैं वो चेंज होनी चाहिए। नो, दैट विल नॉट चेंज। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या ये प्रिजनल डायलेमा है या नहीं। द होल आइडिया इज, पे ऑफ मैट्रिक्स आप देख रहे हो, क्या वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट्स इट। आपको अपनी कंडीशंस वहां पर चेक करनी है, अगर सेटिस्फाई हो गई विल कॉल इट प्रिजनल डायलेमा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई विल नॉट कॉल इट प्रिजनल डायलेमा, दैट व्हाट इट इज। ये पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे बना है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, वी आर कंसर्न अबाउट दैट। तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, दिस इज नॉट अ प्रिजनर्स डायलेमा गेम एनी मोर, नॉट प्रिजनर्स, या आप कह सकते हो प्रेफरेंसेस आर नॉट सिमिलर टू प्रिजनर्स डायलेमा। ओके, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इज टू री एक्सप्लेन दिस कंडीशन कि वो यहाँ पर कैसे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एज डिस्कस्ड, फिंक क्वाइट पर, यानी कि टी पर पे ऑफ ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू म्यूचुअल कॉपरेशन, बट इन दिस केस यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। फिंक क्वाइट पर यहाँ पर ज्यादा पे ऑफ मिलना चाहिए था एज कंपेयर टू क्वाइट क्वाइट म्यूचुअल कॉपरेशन में। सो होना चाहिए था ऐसा, अगर प्रिजनल डायलेमा होता तो ये मिलता, बट हो रहा है ये। सो ड्यू टू दिस आई डोंट नीड टू चेक फर्दर कंडीशंस, यहीं पर गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। यहीं पर वी हैव गॉट टू नो that instead of this we are getting this, so that's why it is not satisfying prisoner's dilemma case, prisoner dilemma kind of preferences. Is it fine? ठीक है, चलें आगे। ग्रेट। Further question is, find the range of values of alpha for which the resulting game is prisoner dilemma। ठीक है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए हमें चेक करना है कि अल्फा की किन किन वैल्यूज के लिए ये प्रिजनल डायलेमा की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, इतना चेक करना है। फॉर वैल्यूज ऑफ अल्फा, फॉर वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द गेम इज नॉट प्रिजनल डायलेमा, फाइंड इट्स नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले इससे डील करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस दिस प्रॉब्लम, जहां पर प्रिजनल डायलेमा सेटिस्फाई हो रहा है वो निकालते हैं। तो विल नीड दिस दिस मैट्रिक्स, अल्फा वाला यूज करना है, दिस। ओके, कंडीशंस दिख जाएंगी, ऊपर चलते हैं। या इन कंडीशंस का यूज करना है, एंड वी नीड टू टेल कि
किस वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा दिस विल सेटिस्फाई प्रिजनर डायलेमा। करें शुरू। सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलनी चाहिए यहां पर एज कंपेयर टू दिस। सो आई विल गेट 3 should be strictly greater than 2 plus 2 alpha. I have used this. T is fin comma quiet. R is mutual cooperation which is Q comma Q. इसका यूज करा है। क्या ये क्लियर है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ दिस कंडीशन इज क्लियर। पहली कंडीशन ये आ गई। ग्रेट। देन फर्दर, mutual cooperation should give you more utility as compared to punishment for mutual defection। अब मैं यहां पर आ गया हूं। सो 2 plus 2 alpha शुड बी ग्रेटर देन 1 plus alpha। ओके, विच सीम्स ये तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है। द लेफ्ट हैंड साइड इज डबल ऑफ समथिंग पॉजिटिव, तो ये तो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाएगा। आई री एक्सप्लेन दिस पॉइंट। लास्टली, पनिशमेंट फॉर म्यूचुअल डिफेक्शन से ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू गेटिंग बिट्रेड। यानी 1 plus alpha, this thing should be greater than getting betrayed, which is 3 alpha। ये तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, तो जहां भी ये एक साथ सेटिस्फाई होंगी, दोज आर द रिक्वायर्ड अल्फास। तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम दिस आई विल गेट दैट ये हो गया 1 greater than 2 alpha, सो दिस implies अल्फा शुड बी लेस देन हाफ। ये आ गया यहां से। ये तो ऑलवेज सेटिस्फाइड है। मे बी आई कैन शो यू दिस। तो अल्फा, इट्स लाइक दिस, ट्वाइस ऑफ 1 plus alpha more than 1 plus alpha। So this is automatically satisfied because alpha is something positive। Let me write this। अल्फा मोर देन जीरो है, ये हम बताया था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में था। आया, अल्फा इज मोर देन इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन में बताया हुआ था। तो अल्फा इज मोर देन इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाइज 1 plus alpha भी मोर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड इफ दैट इज द केस, तो obviously double of something positive is always more, so this thing is always satisfied। is it fine? या फिर एक चीज और भी आप देख सकते हो। इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस, what I'll get is alpha greater than -1, which is obvious क्योंकि alpha, but alpha is given to be more than equal to zero, so this is automatically satisfied। जो चीज ऑलरेडी मोर देन इक्वल टू जीरो, तो वो तो ऑब्वियसली -1 से भी बड़ी होगी। क्या ये बात क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। ओके, तो यहां से हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लास्टली, 1 greater than 2 alpha, सो दिस विल गिव यू अल्फा लेस देन 1/2। तो पहली और आखिरी कंडीशन सेम है, alpha less than half। So, for this game to look like to have the preferences similar to prisoner dilemma, we need alpha less than half। Is it fine? Condition आ गई है alpha less than half। Is it fine? Great।
कैन यू टेल मी अगर अल्फा लेस देन हाफ हुआ तो नैश इक्विलिब्रियम क्या आएगा? What will be the Nash equilibrium in case when alpha is less than half? Nash equilibrium when alpha is less than half. क्या होगा? Exactly, Fink comma Fink, which is obvious. Fresnel dilemma है तो भी हमें already पता है ये आता है उसका Nash equilibrium, which is a unique Nash equilibrium. So in this case, it will obviously be Nash equilibrium when alpha is less than half is Fink comma Fink. Now, the question that they have asked is, अगर अल्फा ग्रेटर देन हाफ हुआ तब क्या होगा नैश इक्विलिब्रियम? करें कैलकुलेट। लेट्स सॉल्व दिस व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन हाफ। तो पहले मैं प्लेयर वन के लिए बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल लेता हूँ। इफ प्लेयर टू प्लेस क्यू, हम यहाँ आ गए। क्यू और एफ के बीच में डिसाइड करना है प्लेयर वन के लिए। जीरो अल्फा हटा देता हूं मैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। जीरो, जीरो, जीरो। सो व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन हाफ, टू प्लस टू अल्फा बड़ा होगा या थ्री? या आप मुझे ऐसे बता दो, क्यू बेस्ट रिस्पॉन्स है या एफ? व्हाट विल बी द बेस्ट रिस्पॉन्स इन दिस केस, क्यू या एफ, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन हाफ? क्यू या एफ? कहां पर यूटिलिटी ज्यादा है, क्यू या एफ? क्यू पर है, यस। एफ पर नहीं है, क्यू पर है। देख लो फिर। क्योंकि आई हैव गॉट मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस सो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। टू प्लस टू अल्फा की बात हो रही। अगर अल्फा ग्रेटर देन हाफ है तो टू अल्फा विल बी ग्रेटर देन टू इंटू हाफ, राइट? दोनों साइड मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू अल्फा इज ग्रेटर देन वन। ओके, इफ आई ऐड टू बोथ sides then 2 plus 2 alpha will be greater than 2 plus 1, adding to both sides. So 2 plus 2 alpha will be greater than 3, as proved. So this 2 plus 2 alpha will be greater than 3. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। If player 2 plays F, now I need to compare 3 alpha and 1 plus alpha. क्या होगा? 3 alpha and 1 plus alpha. Which one is more? 3 alpha. I think we need to know some more information. कुछ और भी इंफॉर्मेशन है क्या अल्फा को लेकर के? डू वी हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन एज वेल, और जस्ट कि अल्फा इज पॉजिटिव? अल्फा इज अ गिवन नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, दैट्स इट। तो व्हाट वी कैन डू इज एक एक नंबर अज्यूम करके कर सकते हैं। इफ वी हैव 3 अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा, कंपेयर करना है। 1/2 से एक बड़ा नंबर रख लेते हैं, लेट्स से 3/4, 0.75। वी कैन कंपेयर दिस 9/4 और ये आ गया 7/4, दिस विल बी मोर। ओके, और मे बी वी कैन ट्राई सम अदर नंबर जस्ट फॉर कंफर्मेशन। एक बार 2 रख लेते हैं, तो अगेन सेम थिंग, 3 अल्फा विल बी ग्रेटर। इज इट फाइन?
सो 3 अल्फा। अब हम कंपेयर कर चुके हैं, नाउ वी कैन इजीली डू इट फॉर द अदर प्लेयर। जब प्लेयर वन प्ले करेगा क्यू, वी नीड टू कंपेयर 2 + 2 अल्फा एंड 3। सो वी नो कि 2 + 2 अल्फा ज्यादा है 3 से, हम निकाल चुके हैं। when player 1 plays f, we need to compare 3 अल्फा एंड 1 + अल्फा, ये भी हम निकाल चुके हैं, 3 अल्फा आया था। दैट्स इट, म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स इज हेयर, एंड इन दिस केस Q, यहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम है, Q, यूनिक नैश इक्विलिब्रियम आया है यहाँ पर भी, क्वाइट क्वाइट। अरे यहाँ से तो बड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, कैन यू थिंक ऑफ इट? अल्फा ग्रेटर देन हाफ होने की वजह से व्हाट चेंज? पहले वो दोनों एक दूसरे को बिट्रे कर रहे थे, अब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वाई? एक तरीके से अल्फा क्या शो कर रहा है? यस, लेवल ऑफ ट्रस्ट, लेवल ऑफ बिलीफ, राइट। एक तरीके से अगर आपको दूसरे से यूटिलिटी मिल रही है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर एल्ट्रुइस्टिक प्रेफरेंसेस की वजह से जब ये पूरी गेम बदल गई, सो अल्फा इज बेसिकली a measure of trust on the other person. तो higher the alpha, which in this case has to be greater than half, अगर the higher the level of trust, then it's more likely that they will not defect against the other person. Okay, so in that case, they will both remain quiet and enjoy the reward of cooperation. Is that fine? ठीक है, great. So here we have next problem. इसे भी कर लेते हैं, and then let's call it a day. 25th पेज नंबर पर सेकंड क्वेश्चन, सेल्फिश एंड एल्ट्रुइस्टिक सोशल बिहेवियर। Two people enter a bus. Two adjacent cramped seats are free. तो cramped basically means जहाँ पर मतलब लेग स्पेस काइंड ऑफ कम है, जैसे इकोनॉमी क्लास में होता है ऑफ एयरप्लेन। क्रैम्प्ड सीट्स हैं, इंडिगो की फ्लाइट होगी, तो सीट्स में मतलब बहुत कम स्पेस अवेलेबल है। ओके, ईच पर्सन मस्ट डिसाइड वेदर टू सिट और स्टैंड। तो दो एक्शंस अवेलेबल हैं, सिट और स्टैंड। सिटिंग अलोन इज मोर कंफर्टेबल। ओके, ये यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। सिटिंग अलोन यानी कि सिटिंग अलोन, लेट मी यूज स्टैंड के लिए, मैं लेग यूज कर लेता हूँ कि वो खड़ा रहेगा, एस एस की वजह से कम प्रॉब्लम ना हो। तो आई एम यूजिंग एल फॉर स्टैंडिंग। तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा है देन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, विच इज मोर कंफर्टेबल देन स्टैंडिंग। अब यहाँ नहीं बताया कि दूसरे के साथ क्या हो। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं यहाँ पर ये ऐसे नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो। उसने बस मुझे इतना बताया, उसने दूसरे के बारे में लास्ट में नहीं बताया। सिंपली मोर कंफर्टेबल देन स्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये प्रेफरेंसेस हैं ओवर डिफरेंट एक्शन प्रोफाइल्स, यहाँ पर हमें प्रेफरेंसेस बताई गई है। इज दिस पॉइंट क्लियर? एस इज फॉर सिटिंग एंड एल इज फॉर स्टैंडिंग। ग्रेट, चलो। सपोज दैट ईच प्लेयर केयर्स ओनली अबाउट हर ओन कंफर्ट। सेल्फिश बिहेवियर की बात हो रही है। मॉडल द सिचुएशन एज स्ट्रेटेजिक गेम, पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना। स्ट्रेटेजिक गेम, पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। So we have two players, player one, player two, sit, stand, sit, stand। ठीक है, so maybe I can use numbers 4, 3 and 2। मतलब सबसे ज्यादा जहां यूटिलिटी मिलेगी वहां 4 दे दूंगा मैं,
बिट लेस 3, बिट लेस 2 एंड इफ रिक्वायर्ड 1, तो मैं ये नंबर यूज करने वाला हूँ। एंड यू नो कि ड्यू टू मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन आपने माइक्रो में पढ़ा होगा, एग्जैक्ट लेवल डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि बस ज्यादा है तो बहुत है। मतलब अगर मैं यहाँ 4 की जगह 100 लिख दूँ, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि वो प्रेफर क्या कर रहा है। तो 103 करने से ये नहीं हो गया कि अब वो बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहा है, इट्स जस्ट अ नंबर। एज यू नो कि वी आर इन द, वी यूज कार्डिनल, सॉरी वी यूज ऑर्डिनल यूटिलिटी, तो इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन। ठीक है, सिर्फ ऑर्डरिंग मैटर करती है, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द यूटिलिटी डजंट मैटर। ओके, तो आई एम गोना यूज द नंबर 432। ओके, तो सिट सिट, ये मीडियम है, सबसे ज्यादा यूटिलिटी मुझे मिलेगी एस कॉमा एल पर। सो व्हेन आई विल सेट एंड द अदर पर्सन विल स्टैंड, यहाँ पर मैं पहले प्लेयर 1 के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ आ गए हम। आई विल सेट, प्लेयर 2 विल स्टैंड, आई एम टेकिंग यूटिलिटी 4। ठीक है, देन एस एस, दोनों बैठे हुए हैं, उस थोड़ी सी कम यूटिलिटी हो जाएगी, लेट मी यूज 3। देन उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि वो खड़ा है या मैं बैठा हूँ या मैं, या, तो उस हिसाब से नहीं बताया। बेसिकली उसने टी टी और टी एस, ये ठीक है, ये एल होना था ना, सॉरी, दिस विल बी एल। स्टैंडिंग के लिए मैंने एल यूज किया था। सो उसने एल एल और एल एस इसमें बताया नहीं, तो मे बी आई कैन यूज द सेम। तो लाइक अगर मैं खड़ा हूं देन आई विल गेट 2, दैट्स इट। अगर मैं खड़ा हूं तो आई विल गेट 2, दैट्स इट। इज इट फाइन? सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिली है जब मैं बैठा हूं, वो खड़ा है क्योंकि लेग स्पेस कम है हियर। देन जब दोनों बैठे हैं, दिस, एंड जब मैं खड़ा हूं आई विल, आई एम गेटिंग द लीस्ट यूटिलिटी। ओके, देन सेम थिंग आई हैव टू डू फॉर द अदर पर्सन, दोनों की प्रेफरेंसेस सेम है, अब मुझे प्लेयर 2 के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो वेयर इज प्लेयर 2 सिटिंग एंड प्लेयर 1 स्टैंडिंग? प्लेयर 2 सिटिंग, प्लेयर 1 स्टैंडिंग, आई विल गेट द मैक्सिमम यूटिलिटी एज प्लेयर 2 हियर, so which is 4। देन दोनों बैठे हैं, 3। देन खड़े हैं, 2। So that's the payoff matrix in this case. And you can change the numbers, that doesn't matter. As long as this is satisfied, it's fine. ये अब आप मुझे बताओ, इज दिस गेम प्रिजनर्स डायलेमा? इज दिस गेम प्रिजनर्स डायलेमा? है क्या? नो, व्हाई? और अच्छा, पहले मैं एक डाउट क्लेरिफाई कर दूं। देर इज अ क्वेश्चन कि सिटिंग विद द अदर, यू आर गेटिंग कंफ्यूज, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। डाउट है, द ही इज सेइंग दैट कि सिट कॉमा सिट पर लीस्ट होनी चाहिए बिकॉज सिटिंग विद द अदर पर्सन इज द लीस्ट कंफर्टेबल। आपके अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है अकेला बैठना, सिटिंग अलोन इज मोर कंफर्टेबल। उसके बाद आता है सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, सिट कॉमा सिट यहाँ पर है। उसके बाद होता है खड़ा रहना, दूसरे के साथ बैठना इज मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू स्टैंडिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इज इट फाइन? ओके, नाउ गेटिंग बैक, नाउ आई नीड टू चेक कि प्रिजनर डायलेमा है या नहीं है। सो फॉर दैट आई नीड टू, मे बी आई कैन चेंज नेम्स फॉर नाउ। कि वहां पर था हमारे पास पिंक और दूसरा क्या है, क्या कहते हैं उसे, क्वाइट, क्वाइट। तो एक बार एक कर देते हैं, मे बी आई कैन कॉल दिस क्वाइट एंड दिस फिंक, क्वाइट फिंक। एक बार ऐसे लेकर चलते हैं एंड चेक करते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। सो फिंक कॉमा क्वाइट शुड गिव मोर यूटिलिटी,
जब मैं दूसरे को धोखा दे रहा हूं, इन दैट केस आई गेट द मोस्ट यूटिलिटी। ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्या यहां तक बात क्लियर है? जब मैंने सिट को लिया है क्वाइट, स्टैंड को आई एम टेकिंग फ्रॉम फिंक पॉइंट ऑफ व्यू, इन दैट केस इट इज नॉट सेटिस्फाइंग प्रिजनर डायलेमा। सो फार इज इट फाइन? ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर क्लियर नहीं है, यू कैन मैसेज मी और रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस। ग्रेट, चलो फिर। तो अब अगर मैं उल्टा कर दूं, बिकॉज आई डोंट नो कि मुझे कौन सा फिंक लेना चाहिए और कौन सा क्वाइट लेना चाहिए, तो मुझे दोनों केसेस चेक करने पड़ेंगे। ओके, तो लेट मी डू द रिवर्स थिंग। लेट मी मेक इट फिंक एंड ले मेक दिस वन क्वाइट। सेट को अब फिंक लेकर चलते हैं और स्टैंड को क्वाइट। अब चेक करते हैं। तो फिंक कॉमा क्वाइट 4 यहां पर आ गए। दिस शुड गिव मी मोर यूटिलिटी एज कंपेयर टू क्वाइट कॉमा क्वाइट। क्वाइट कॉमा क्वाइट, हाँ यहां तक बात सेटिस्फाइड है। 4 इज ग्रेटर देन 2 चलेगा। आगे चलते हैं। देन व्हाट आई नीड इज कि पनिशमेंट फॉर दिस, पनिशमेंट फॉर व्हेन बोथ डिफेक्ट, यानी कि फिंक कॉमा फिंक, उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं हो रहा है, यहां पर आके बात अटक गई। ठीक है, लेट मी राइट दिस। फिंक कॉमा क्वाइट इस पर ज्यादा मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू क्वाइट कॉमा क्वाइट, इससे ज्यादा मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू फिंक कॉमा फिंक, और इससे ज्यादा मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू गेटिंग बिट्रेड विच इज क्वाइट कॉमा फिंक। ये होना चाहिए। पर्सन वन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ एफ कॉमा क्यू। एफ कॉमा क्यू 4 है, सेटिस्फाई यहां तक चला। क्यू कॉमा क्यू फिर हो गया 2। एफ कॉमा एफ ये हो गया 3, और क्यू कॉमा एफ, क्यू कॉमा 2। तो यहां पर बात अटक गई आगे, तो सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, सो दिस डज नॉट सेटिस्फाई प्रिजनर्स डायलेमा। सो दिस इज नॉट प्रिजनर्स डायलेमा, नॉट प्रिजनर्स डायलेमा। ठीक है, मूविंग ऑन। फाइंड इट्स नैश। नैश नैश नैश। नैश निकालते हैं। जब वो सेट, तो 3 और 2 में 3 ज्यादा है। व्हेन द अदर पर्सन स्टैंड, 4 और 2 में 4 ज्यादा है। व्हेन प्लेयर वन सेट्स, 3 और 2 में 3 ज्यादा है। इन दोनों को कंपेयर करके प्लेयर 2 के लिए बेटर रिस्पॉन्स। एंड व्हेन प्लेयर वन स्टैंड्स, 4 और 2 में 4 ज्यादा है। तो सेट कॉमा सेट इज द नैश इक्विलिब्रियम इन दिस केस। इज इट फाइन? ओके, suppose that each person is altruistic, ranking the outcomes according to the other person's comfort, out of politeness, prefers to stand than to sit if the other person stands. Okay, than to sit if the other person stands. Okay, so this time standing is preferred to sit if the other person stands. Prefers to stand than to sit if the other person stands.
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसका मैट्रिक्स बनाना है। सो वी हैव सिट, स्टैंड, सिट, स्टैंड, प्लेयर वन, प्लेयर टू। ओके। सो एक्चुअली जो अगला क्वेश्चन है, देयर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू कंपेयर एज वेल। आपको दोनों गेम्स के इक्विलिब्रिया जो है वो कंपेयर भी करना है। सो आई विल बी यूजिंग द सेम नंबर्स। तो 4 3 2 जो हम नंबर्स पहले यूज किए थे, मैं अभी भी वही नंबर्स यूज करूंगा, सो दैट आई कैन मेक बोथ द गेम्स कंपेरेबल। ओके। But there is a question to explain the Nash equilibrium. So, see, it's mainly about definition. तो हर चीज के पीछे मतलब there cannot be a proper logic to everything, because payoffs का at times you are just making up the payoffs. Okay. तो अगर लॉजिक सोचना चाहें in this case, then it will be that both are selfish. तो nobody is altruistic here. सेल्फिश है, एल्ट्रिस्टिक नहीं है। एल्ट्रिस्टिक नहीं है तो कोई भी दूसरे के कंफर्ट के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है, दोनों बैठना चाहते हैं। ठीक है। ये हो गया लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दे बोथ वांट टू सेट। एंड अब अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखो, नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कहती है दैट गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ अदर प्लेयर deviate, if you are in the Nash equilibrium, there should be no incentive to deviate given the strategy of other player। मैं प्लेयर वन की बात कर रहा हूँ। अगर प्लेयर टू बैठा है इन द Nash equilibrium, then प्लेयर वन should not have the incentive to change his or her strategy। Nash equilibrium में वो प्ले कर रहा है सिट, और उसको मिल रही है यूटिलिटी 3। अगर वो चेंज करे और स्टैंड पर आ जाए, गिवन की प्लेयर टू की स्ट्रेटेजी सेम है, तब वो 3 से 2 पर आ जाएगा। विच मीन्स ही हैज नो इंसेंटिव टू डेविएट, क्योंकि उस चेंज अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने पर उसको यूटिलिटी कम मिल रही है। ठीक है। सो ही हैज नो इंसेंटिव टू डेविएट। सिमिलरली दिस शुड होल्ड फॉर द अदर प्लेयर एज वेल। नैश में दोनों प्लेयर्स दे आर सिटिंग। तो गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर वन ऑफ सिटिंग, अगर प्लेयर टू चेंज करने की सोचे, सिट से स्टैंड पर जाएगा, तो वो भी 3 से 2 पर आ जाएगा। तो उसके पास भी स्ट्रेटेजी चेंज करने का इंसेंटिव नहीं है, उसकी यूटिलिटी उल्टा कम हो रही है। ठीक है। सो ही विल ऑल्सो नॉट डेविएट फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी। दैट मेक्स सिट कॉमा सेट नैश इक्विलिब्रियम बाय डेफिनेशन। इज इट फाइन? तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लगाकर चेक करते हो। ओके। नाउ मूविंग बैक, नाउ दे आर अल्ट्रुइस्टिक इन नेचर, दूसरे के कंफर्ट से उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके। सो यहाँ हमने नंबर्स यूज करे हैं 4 2 3। ठीक है। सो दिस टाइम सबसे ज्यादा जो यहाँ यूटिलिटी मिलने वाली है वो मिलेगी खड़े होकर। ओके। दूसरे के लिए खड़े होकर। तो इफ द अदर पर्सन इज sitting and I am standing, then I will get the maximum utility. We are altruistic. This time the agents, the players are altruistic in nature. Okay. And then and then if they both sit, or this. तो पढ़ना पड़ेगा एक बार। Model this situation as strategic. Okay. So this time he prefers to stand than to sit if the other person stands। ठीक है। तो अगर प्लेयर टू के लिए यहाँ पर स्टैंड है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है आपको दैट दिस टाइम इफ द अदर पर्सन स्टैंड,
तो वो यहाँ उसको यहाँ पर यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू मे बी समथिंग लाइक दिस। ऐसा हो जाएगा 1,2। ओके। इफ द अदर पर्सन स्टैंड्स देन आई विल प्रेफर टू स्टैंड देन सिटिंग। ओके। तो सिंपली व्हाट हैज हैपेंड हियर इज कि ये रिवर्स हो रहा है। एक सेकेंड इसको लेके चलते हैं। इन दिस केस पहले था बैठना और दूसरे का खड़े रहना। दिस वॉज गिविंग यू द मोस्ट यूटिलिटी। एंड देन दोनों का बैठना। एंड देन स्टैंडिंग एंड देन सॉरी एंड देन दिस। पहले ऐसे गिवन था। दिस वॉज द फर्स्ट केस। अब क्या हो गया? अब आप दूसरे के कंफर्ट के बारे में सोच रहे हो और इस बार यहां पर डिटेल दे दी गई है। इफ द अदर पर्सन इज स्टैंडिंग देन ही प्रेफर्स टू स्टैंड। ये है करेक्ट है। सी दिस एंड टेल मी क्लियर है। ये थोड़ा सा गड़बड़। If the other person is standing, then he prefers to stand as compared to sitting. This ये बताया। FL, SS, utility from LL. What is left? LS का है standing, sitting. This अब perfect है। Yeah. हम्म। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस जिसको नहीं समझ में आया। सो पहले यहाँ तो सिंपली रिवर्स हुआ है। दैट्स इट। ओके। और इन्होंने इस बार इस पार्ट में इसे थोड़ा और एक्सप्लेन किया। इफ द अदर पर्सन इज स्टैंडिंग, इफ द अदर पर्सन इज स्टैंडिंग तब वो प्रेफर करता है खड़ा होना। ओके। एंड अगर वो बैठा है, द इफ द अदर पर्सन इज सिटिंग, तो सबसे ज्यादा उसको कंफर्ट मिलेगा इस चीज में। और उससे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी पर्सन वन को बाय स्टैंडिंग। सो दैट्स द केस है। इज इट फाइन? इफ द अदर पर्सन इज स्टैंडिंग ही प्रेफर्स, सॉरी यार, ये एस एल की वजह से कंफ्यूजन हो रही है। ऐसे सिट। इफ द अदर पर्सन इज सिटिंग देन ही प्रेफर्स टू स्टैंड ताकि उसे मैक्सिमम कंफर्ट मिले। इफ द अदर पर्सन इज स्टैंडिंग तो ही ऑल्सो प्रेफर्स टू स्टैंड। ओके। इफ द फिर उससे कम मिलेगी, वो भी बैठा है हम भी बैठे हैं। एंड सबसे कम मिलेगी जब अगर वो खड़ा है और हम बैठे। ओके। दैट्स द केस। उसे दूसरे के कंफर्ट से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। अभी क्लियर है? यस, नो, रिपीट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जल्दी से यूज कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू यूज 1 2 3 4। तो सबसे ज्यादा मिल गया, वो बैठा है हम खड़े। देन एल एल, ये वाला केस तो यहाँ हो गया 3। देन इज इट एस एस, दोनों बैठे हैं विच इज 2। एंड देन हम बैठे हैं वो खड़ा है 1। दिस। ओके। एंड देन सिमिलरली
both players are altruistic, not only player one. Okay. And then similarly, we can do it for the other person. एक second, मुझे let me check just this one. Sit और stand में. If the other person stands, वैसे कर सकते हैं. Anyways, okay. So let's do the similar thing for the other person. So he will get the most utility here and least utility here, and ये बराबर हो जाएगा, and this stand पर 3. Is it fine? If it is fine, then tell me यहाँ पर Nash equilibrium क्या है? What is the Nash equilibrium in this case? There is a mistake I have done in the preferences. ये change होगा. As we know that the other person prefers to sit as compared to standing, जो मैं पिछले क्वेश्चन से पता है, the these people prefer to sit as compared to standing. तो जब हम दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो बैठना प्रेफर करेगा, राइट? तो अगर वो बैठना प्रेफर करेगा, देन यूटिलिटी फ्रॉम बोथ सिटिंग शुड बी ग्रेटर देन बोथ स्टैंडिंग. क्या ये पॉइंट क्लियर है? फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट वी नो कि बैठना प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू स्टैंडिंग. सो दोनों का बैठना शुड गिव मोर यूटिलिटी एज कंपेयर टू दोनों का स्टैंड होना. सो आई जस्ट नीड टू do this will be 2 2 and this will be 3 3. Okay, just give me a thumbs up if this point is clear. So let me show you again. From the previous question, notice बैठना is preferred as compared to standing. Sitting is preferred to standing for any player. So even if we are altruistic, so दूसरे का बैठना will give us more utility. So दूसरे का बैठना will give us more utility. Okay. Now let's find out the Nash. Given player to sit, तो ये stand. Given player to stand, तो भी stand because one से ज्यादा है 2. Then if player one sets 3 और 4 में comparison 4. If player one stand 1 और 2 में comparison 2. So stand will give you with the Nash equilibrium and the outcome is 2, 2. Okay. इस दिस गेम प्रिजनर डायलेमा नैश इक्विलिब्रियम हमने निकाल लिया है. प्रिजनर आप चेक कर लेना. कंपेयर द पीपल्स कंफर्ट इन द इक्विलिब्रियम. ओके. तो पहले गेम के इक्विलिब्रियम में मिल रहा था 3,3 और दूसरी गेम के इक्विलिब्रियम में मिल रहा है 2,2. Nash equilibrium of first Nash equilibrium outcome of second case. यहां पर है 3,3 और यहां पर है 2,2. तो ऑब्वियसली दिस इज गिविंग यू मोर कंफर्ट क्योंकि हमने नंबर्स इस तरीके से लिए हैं दैट दे आर कंपेरेबल. ओके. सो व्हेन दे आर सेल्फिश दे आर मोर कंफर्टेबल. इज इट फाइन? सो बोथ द पर्सन्स, दोनों को ही लिखो. एज यू कैन चेक
their respective payoffs as well. So both are more comfortable in the outcome where they are selfish. Both are more comfortable when they are selfish. Yeah, when they have selfish preferences. Is it fine? ठीक है. एंड एक चीज यहाँ पर रह गई है, वो है कि ये प्रिजनर डायलेमा है कि नहीं. तो कंसिडर दैट एज अ होमवर्क. इन दिस केस चेक कि ये प्रिजनर डायलेमा वाला जो जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. सो दिस थिंग इज योर होमवर्क. इज दिस गेम प्रिजनर डायलेमा. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे.